हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे हमने आपका जो चैप्टर शुरू कर रखा है वो कौन सा है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज जेनेटिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रीगर, जॉर्ज मेंडल। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। एंड आफ्टर दैट हमने स्टडी किया कि ग्रीगोर जॉर्ज मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था दैट वाज पाइसन्स टाइबम। उसने ग्रीगर प्लांट को ही क्यों स्टडी, उसने पी प्लांट को ही क्यों स्टडी किया, मेंडल की सक्सेस के क्या रीजंस थे और मेंडल का वर्क कितने दिन तक हिडन फॉर्म में क्यों रहा, ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। अल्टीमेटली यहाँ तक आपको इतना पता चल गया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने ही पेरेंट्स से या अपने ही नेक्स्ट जनरेशन से जो रिजेंबलेंस शो करता है वो किस वजह से शो करता है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ये जो ट्रांसमिट होता है वो जीन्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और वी कैन से फैक्टर्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इसी की ट्रांसमिशन को हम क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी नाम देते हैं या इनहेरिटेंस नाम देते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इन सब के बारे में स्टडी करती है उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने जेनेटिक्स नाम दिया है। आज की वीडियो में बेटा हम स्टडी करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, है ना, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स, जीन्स, फैक्टर्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे उन एक्सपेरिमेंट की मेंडल ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे। What are the steps followed by the Mendel? First of all, Mendel ने किसका सिलेक्शन किया? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। ठीक है। और मेंडल ने जो पेरेंट्स का सिलेक्शन किया वो कैसे पेरेंट लिए थे बेटा? प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन का मतलब सारे के सारे होमोजाइगस फॉर्म में थे, हेटेरोजाइगस में नहीं थे। एक एलील के दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, यानी कि सपोज करो कि उसने एक प्लांट टोल लिया तो दूसरा कैसा लिया? डॉर्फ लिया। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हम क्या कहेंगे कि मेंडल सेलेक्ट प्योर लाइन प्लांट्स ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर के उसने प्योर लाइन प्लांट सेलेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल जो उसने मेल प्लांट टोल लिया एंड फीमेल प्लांट उसने कैसा लिया? द्वार्फ लिया। अब मैंने बताया कि प्योर लाइन लिए तो टोल हमेशा इसी फॉर्म में दिया उसने, कैपिटल टी स्मॉल टी ना लेके कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट फॉर्म में। मैंने आपको बताया था जो होमोजाइगस फॉर्म में होते हैं वो प्योर लाइन होते हैं और जो द्वार्फ लिया वो इस फॉर्म में लिया। ठीक है। तो सबसे पहले उसने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या आया? उसने सिलेक्शन कराने के बाद उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए उसने हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराना। और इसने 2 डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस्ड, उसने 2 अलग अलग प्लांट को क्रॉस कराया। और एज वी ऑल नो कि जो पी प्लांट है वो पी प्लांट कैसा प्लांट होता है? पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी कि पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं एक सेम में ही, है ना। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल फ्लावर की बजाय पार्ट लिख लो, मेल फीमेल पार्ट दोनों एक फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो उसने दो प्लांट के बीच उसने क्रॉस पॉलिनेशन कैसे की? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए? फर्स्ट स्टेप लिया उसने इमस्कुलेशन। क्या लिया? ध्यान से सुनेंगे, इमस्कुलेशन। सपोज करो कि मैं ये कह दूँ कि बेटा ये एक फ्लावर है, इसका ये पार्ट है कार्पल और उसमें ये है स्टेमन पार्ट। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके कार्पल पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी दूसरे फ्लावर के आए, उसने वो चाहते हैं कि इसके अंदर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के भी चांस है ना कि इसके पोलन ग्रेन भी तो आ सकते हैं।
तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन स्टेमन को आर्टिफिशियली कट कर दो एंड इसी प्रोसेस को इमस्कुलेशन नाम देते हैं। तो इमस्कुलेशन में क्या किया गया कि स्टेमन ऑफ bisexual flower get cut artificially उसके स्टेमन को कट कर दिया गया। किस लिए कट किया गया? टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसको आर्टिफिशियली कट कर दिया गया। सेकेंड जो स्टेप उसने हाइब्रिडाइजेशन में लिया वो था बैगिंग। क्या स्टेप था बेटा? बैगिंग में क्या किया गया कि यहाँ पे इस कट पार्ट वाले स्टेमन को कट कर दिया गया, इसको पॉलीथीन की हेल्प से ड्रैग कर दिया गया इन दोनों कट पार्ट को, ताकि यहाँ से कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना जा सके। ठीक है, और ये इसका जो स्टिग्मा पार्ट है इसको भी पहले बैक कर दिया गया ताकि अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं वो इसकी क्या ना कर सके, पोलिनेशन ना करा सके। बैगिंग में क्या होता है कि कट पार्ट ऑफ स्टेमन is bagged with the help of, किसकी वजह से? ये इस बैग की बजाय लिखो is covered with the help of पॉलीथीन बैग की हेल्प से उसको कवर कर दिया गया। किस लिए कवर किया गया बेटा? टू अवॉइड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, ताकि कोई बैक्टीरिया का कंटामिनेशन ना हो सके। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसको कवर कर दिया गया। और पूछा जाए स्टिग्मा को क्यों कवर किया, तो स्टिग्मा को किस लिए कवर किया बेटा? टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, कोई दूसरे पोलन ग्रेन आके यहाँ पे ना बाइंड कर जाए, इस वजह से उसको क्या कर दिया गया? बैगिंग कर दी गई स्टिग्मा और स्टेमन पार्ट की। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 स्टेप हो गए, पहले तो इमस्कुलेशन कर दिया गया, फिर बैगिंग कर दी गई। तीसरा स्टेप क्या आएगा? जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, जिस भी प्लांट के पोलन ग्रेन के साथ में वो इसकी क्रॉसिंग करवाना चाह रहा है, उन डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्प्रे कर दिया गया स्टिग्मा के ऊपर, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? दिस इज नोन एज डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब क्या था कि स्प्रेइंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा ऑफ कार्पल की स्टिग्मा पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्प्रे करना, टू कैरी आउट, क्या करवाने के लिए बेटा? टू कैरी आउट द क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए इसने डस्टिंग की। एंड फाइनली डस्टिंग होने के बाद वहाँ पे पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन होने के बाद उसे रिजल्ट एनालिसिस किया, एंड जो 4th स्टेप होगा उसमें फाइनली उसने रिजल्ट एनालाइज किया। ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस के अंदर उसने क्या देखा कि यहाँ से जो हाइब्रिड बने, मतलब देखो पहला स्टेप में से पेरेंट को सिलेक्ट किया, मेल और फीमेल 2 अलग अलग प्लांट ले ली, उनके बीच में उसने क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग किस तरीके से कराई वो मैंने आपको सारे स्टेप बताए कि जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो पहले स्टेमन को कट किया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा, स्टिग्मा को कवर किया जाएगा, फिर जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं उनको लाया जाएगा और दैट विल बी स्प्रेड ओवर द स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे करने के बाद उसमें पोलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और नए प्लांट बन जाते हैं, हाइब्रिड प्लांट बनते हैं। कैसे प्लांट बनेंगे? हाइब्रिड। और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो पहली जनरेशन बनी दैट विल बी नोन एज F1 जनरेशन। तो यहाँ पे रिजल्ट एनालिसिस में F1 जनरेशन विल बी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे F1 जनरेशन बनेगी और वो सारे कैसे प्लांट बनेंगे? हाइब्रिड प्लांट बनेंगे। ठीक है, अब तीसरा मेन स्टेप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन। 3rd स्टेप में क्या आएगा बेटा? सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग में क्या होता है कि द इंडिविजुअल या फिर द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन गेट क्रॉस्ड विद देमसेल्फ, वो आपस में ही उनको क्रॉस करवाया गया, किस लिए? एंड रेजेस द F2 जनरेशन।
F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा के उसने F2 जनरेशन को स्टडी किया और F2 जनरेशन आने के बाद उसने रिजल्ट को कंक्लूड किया। रिजल्ट कंक्लूजन में उसने फ्रॉम द F2 जनरेशन में से फिनोटाइप या फिर वी कैन से फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो वर कैलकुलेटेड। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को कैलकुलेट किया। ये तो थे बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने जो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ये स्टेप्स किए, तो उसने 2 क्रॉस करवाए थे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। तो कौन कौन से क्रॉस कराए थे मेंडल ने? मेंडल का सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम कैसे डिफाइन करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को स्टडी करना कि एक कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। अब स्टेप्स देखो, ध्यान से सुनेंगे। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे समझाने के लिए और सेकंड एग्जांपल आपको सोल्व करने के लिए दूंगी। उसका क्रॉस आप बना के तुरंत मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फॉर एग्जांपल हम हाइट के कैरेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं। कौन से कैरेक्टर को बेटे? हाइट के कैरेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं। तो मेंडल ने क्या क्या स्टेप लिए थे बेटा? फर्स्ट स्टेप क्या था? मेंडल ने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में उसने एक प्लांट को लिया एज ए मेल प्लांट और एक को उसने सिलेक्ट किया एज ए फीमेल प्लांट। गॉट इट? उसने पेरेंट्स में से कैसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था बेटा? प्योर लाइन को। तो सबसे पहले हम फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे हाइट की बात कर रही हूँ, तो 2 अल्टरनेट कैरेक्टर कौन से होंगे? एक प्लांट होगा टॉल, तो दूसरे वाला प्लांट कैसा लेगा? वो ड्वार्फ। आगे से कुछ। थर्ड उसने फिनोटाइप से, अब हम देखेंगे इन्हीं प्लांट्स का, अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या होगा? टॉल को उसने कैपिटल टी लिया और ड्वार्फ को उसने क्या लिया? स्मॉल टी। ठीक है? अब ये होने के बाद इनमें से गैमेट की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? गैमेट फॉर्मेशन होती है। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट और उनके बीच में उसने क्रॉस कराया। तो क्रॉस डायरेक्टली क्या होता है कि आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि मेल प्लांट से एक मेल गैमेट आएगा और फीमेल प्लांट से एक फीमेल गैमेट आता है। आपको एक बात और मैं बता देती हूँ बेटे, यहाँ पे जो फैक्टर पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं और इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर गैमेट में चला जाता है। दोनों के पास 50% चांस है। ये वाला टी आए चाहे ये वाला टी आए, बात तो सेम ही है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे दोनों फैक्टर के पास इक्वल चांस है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने के। और यहाँ पे हमने होमोजाइगस प्लांट लिए हैं तो एक ही टाइप की गैमेट्स बनेंगे। आ गया इतना समझ में? गैमेट फॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करा देते हैं? अब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करा देते हैं। क्या करा देंगे? इनके बीच में क्रॉसिंग करवा देते हैं और वीकेंड से हम हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो यहाँ से कैपिटल दिया है, यहाँ से स्मॉल दिया है और ये कौन सी जनरेशन बन गई? इट बिकम्स F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बनी बेटे? ये F1 जनरेशन बनी। अब सारे बताओ आप लोग कि ये प्लांट टॉल बनेंगे कि ड्वार्फ बनेंगे? हमने बताया था आपको कि जो कैपिटल टी है दैट इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, और जब डोमिनेंट फैक्टर आ जाता है तो वो रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो ये सारे के सारे प्लांट टॉल बनेंगे, है ना? टॉल बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? F1 जनरेशन आने के बाद उसने क्या करवाया? उसने करवाई सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, मतलब इन प्लांट्स को इसी के साथ में क्रॉस करवा दिया गया। ये जो मैंने एरो बताई आपको, ये सेल्फिंग की एरो है कि इन प्लांट्स को इसी के साथ क्रॉस कराना। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करा दो। अब यहाँ पे बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? यहाँ पे तो दोनों टी कैपिटल थे तो एक ही टाइप के गैमेट बन गए, बट बेटा यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सिमिलरली कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब देखो क्रॉसिंग होगी तो ये वाला टी इसके साथ बाइंड कर सकता है और ये वाला टी इसके साथ बाइंड कर सकता है। इन द सेम वे इट कैन बाइंड विद दिस वन और इट कैन बाइंड विद दिस वन। देखो कितने टाइप के प्लांट बने। ये और ये टी बाइंड करेंगे तो कैपिटल टी,
ये वाला टी और ये वाला टी बाइंड करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये टी बाइंड करेंगे तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। तो हमारे पास 4 टाइप के प्लांट आए। एक प्लांट तो क्या आया, देखो इसी को जो मैंने इस तरीके से लिखा है, इसको हम चेकर बोर्ड एक स्क्वायर की फॉर्म में भी नोट कर लेते हैं इस तरीके से। और बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नॉन एज चेकर बोर्ड। ये जो बॉक्स है इसको चेकर बोर्ड या पुनिट स्क्वायर, इसको हम पुनिट स्क्वायर भी बोलते हैं, या हम इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं, जो मेंडल ने यूज़ किया था अपने रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे एक साइड तो लिख लो मेल के गैमेट और एक तरफ लिख लो फीमेल के गैमेट। ये वाले टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो ये मिलेंगे तो कैपिटल टी, ये वाला टी मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले मिलेंगे तो स्मॉल टी। अब सोच के फटाफट बताओ ये प्लांट कैसा बनेगा, टोल। ये कैसा बनेगा, टोल। ये कैसा बनेगा, टोल। ये कैसा बनेगा, द्वार। अब मैं फिनोटाइप के रेशियो की बात करूं, जब इसने प्लांट के रिजल्ट को एनालाइज किया, मैं ऊपर लिखती हूँ, जब उसने फाइनली रिजल्ट देखा तो उसने सबसे पहले देखा फिनोटिपिक रेशियो कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आया। तो फिनोटिपिक रेशियो में टोल कितने हैं, 3, और ड्वार्फ कितने हैं, 1। तो 3:1 आया टोल और ड्वार्फ का रेशियो। आगे समझ लो। जीनोटाइप बताओ बेटा, होमोजाइगस टोल मतलब ऐसे प्लांट कितने हैं, 1, ऐसे प्लांट कितने हैं, 2, और ऐसे प्लांट कितने हैं, 1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया बेटा 1:2:1। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछा जाए कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बताओ, तो 1:2:1। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बताओ, 3:1। समझ में आ गया। ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। हालांकि ये अभी हमने क्रॉस पढ़ा है, इसके बिहाफ पे मेंडल ने 3 इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे, जिसको मेंडेलियन लॉ कहा जाता है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप क्रॉस को अच्छे से बनाना सीख लो। ये तो बेटा हाइट की बात थी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बेटा आपको एक ऐसे मेल और फीमेल प्लांट लेने हैं जो सीड की शेप की ट्रांसमिशन को स्टडी करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो आपको पता है कि जब सीड की शेप की ट्रांसमिशन हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हाइट की बजाय सीड की शेप, मैं आपको ये वाला कोर्स और करवा देती हूँ। फिर जो आपको खुद करना है वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो सीड कलर का क्रॉस बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो सीड की शेप में आपको पता है डोमिनेंट क्या होती है बेटा, अगर आपको 7 कैरेक्टर वाले टेबल याद है तो राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। राउंड वाला सीड होगा कैपिटल आर, रिंकल्ड वाला स्मॉल आर, ठीक है। गैमेट बने तो यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। क्रॉसिंग हुई F1 जनरेशन में, सारे के सारे प्लांट कैसे बने, राउंड बने। सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर को इसी के साथ क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बने, यहाँ से भी 2 टाइप के गैमेट बने। इनका तुम पुनिट स्क्वायर ड्रॉ कर लो, इधर मेल के इधर फीमेल के लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप के प्लांट बनेंगे, ठीक है। ये तीनों प्लांट राउंड, ये रिंकल। वही फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। समझ में आ गया। अब आप सारा का सारा सेम एज इट इज एक क्रॉस करके दिखाओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम सीड के कलर को रिप्रेजेंट करें कि सीड के कलर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लो, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो पोस्ट करूँगी उसमें इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे मेंडल ने अपने कौन कौन से लॉ दिए थे वो लॉ हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।